हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है फुटबॉल का मैच। काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि अभी बीच में 2-3 दिन कोई क्रिकेट नहीं है, तो क्यों ना फुटबॉल ही खेला जाए। तो इसीलिए हमारे चैनल में वोटिंग भी हुआ था, तो उसी हिसाब से ये मैच है जो कि है चाइनीज सुपर लीग का मैच, शैंडोंग लुनेंग टाइशान और चोंगकिंग डेंगडाई लिफान के बीच में। तो एक टीम को हम शैंडोंग और दूसरी टीम को लिफान के नाम से ही पुकारेंगे। काफ़ी मुश्किल यहाँ पे टीम्स के नाम होते हैं, और सिर्फ टीम्स के नहीं, प्लेयर्स के नाम भी काफ़ी मुश्किल ही होते हैं। तो चाइनीज़ लीग के मैचेस हम पहले भी खेल चुके हैं और लगभग सही ही गया हुआ है हमारा। वैसे तो फुटबॉल थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी सही गया है, आप कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की होता है हमेशा ही, क्योंकि क्या होता है कि टीमों में क्वालिटी काफ़ी कम होती है। मतलब पूरे चाइनीज़ लीग में शायद 14 जो टीम्स होते हैं उनमें 2 या 3 टीमें ही होंगी जहाँ पे थोड़ा बहुत आपको क्वालिटी या डिसिप्लिन देखने को मिलेगा। बाकी टीमों में आपको उस तरह से कुछ एक्सपेक्टेशन ना ही रखे तो बेहतर। तो ये दोनों टीमों भी उसी सूची में आते हैं, ठीक है। तो दोनों ही टीमों से आप ज़्यादा कुछ उम्मीदें नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि क्या क्या दोनों टीमों के स्टाइल्स हैं, क्या क्या दोनों टीमों के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं, इन सबको एनालिसिस करने के बाद हम हमारी ड्रीम 11 टीम या फिर जो भी ऐप पे आप खेल रहे हो वहाँ की टीम बना के एक अच्छा मैच हमारे लिए आए फैंटेसी की तरफ से। तो ये मैच होने जा रहा है कुनचान स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम में, ये न्यूट्रल वेन्यू है। अच्छा, ये सुपर लीग प्लेसमेंट मैचेस है, ठीक है। मतलब नॉकआउट मैच है ये, जो भी टीम हारेगी बाहर हो जाएगी। ये ग्रुप मैचेस या लीग मैचेस नहीं है, लीग मैचेस तो ख़त्म हो चुके हैं, अब ये नॉकआउट स्टेज में आ चुका है ये मैचेस। इंजरी न्यूज़ की बात करें तो शैंडोंग लोडेंग के होकर ये कुछ प्लेयर्स हैं जो नहीं खेलेंगे। वैंग डालेई जो इनके गोलकीपर है, जिन जिंगडाओ और वैंग जी इनके डिफेंडर। चोंगफिंग के होकर, मतलब लिफान के होकर ऐसा कोई इशू नहीं है। दोनों टीमों के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा बता दूं, लिफान मुझे नहीं पता कि किस तरह से वो यहाँ पे पहुँचे हैं। मतलब लास्ट कुछ मैच डे में उन्होंने कमाल का फुटबॉल खेला है और उन्होंने मैचेस जीत कर वो यहाँ पे आए हैं। नहीं तो अगर आप सीज़न के शुरुआत से बात करेंगे ना, तो ये कभी भी उस तरह के कॉन्टेंशन में नहीं थे, ठीक है। और दूसरी जो बात है कि अगर इनकी आप स्ट्रेंथ की बात करें, अटैकिंग थर्ड में फिर भी मान सकता हूँ, फिर भी सही है, लेकिन डिफेंस जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। इनके अटैकिंग थर्ड में एक सेंट्रल स्ट्राइकर और 2 ऐसे अच्छे मिडफील्डर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करके इनका पूरा अटैक या पूरा गेम जो है वो प्लान होता है। डिफेंस को लेकर आप ज़्यादा बातें ना ही करें तो बेहतर। गोल लगभग ये खाते ही रहते हैं। अभी वापस वो कितना गोल कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है इनका मैच जीतना या हारना। इनके टीम से बहुत सारे प्लेयर्स अभी अनअवेलेबल है किसी कारण की वजह से, मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कहानी। दूसरी तरफ से अगर मैं शैंडोंग लोडेंग की तरफ से बात करूं तो ये भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक अटैकिंग टीम है, ठीक है। डिफेंस में इनके भी थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं, लेकिन इनके पास मिडफील्ड में काफ़ी क्वालिटीज़ हैं जो कि आपको नहीं देखने को मिलेगा लिफान की टीम के होकर। इनके अटैकिंग थर्ड में तो क्वालिटीज़ हैं ही, डिफेंस थोड़ा सा हल्का होने के बावजूद भी, क्योंकि मिडफील्ड स्ट्रॉन्ग है तो डिफेंस ज़्यादा एक्सपोज होता नहीं है। तो यही चीज़ आपको आगे भी देखने को मिल जाएगी। आगे देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। आखिरी जो हेड टू हेड मैच हुआ था इसी सीजन में हुआ था, 4-3 गोल से यहाँ पर लिफान की टीम जीती थी। 3-0 से वो पिछड़ रहे थे, उसके बाद उन्होंने 4 गोल लगातार करे थे। गोल स्कोरर्स की बात करेंगे तो मार्सिन्हो का गोल आपको यहाँ से दिख जाएगा, उसके बाद मार्सेलो और फर्नांडिन्हो, ये जो दोनों साइड मिडफील्डर्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इनके टीम में। मतलब अटैकिंग थर्ड में तो होते ही हैं, और डिफेंडिंग भी इनसे आप कुछ हद तक ठीक ठाक उम्मीद रख सकते हैं। उसके बाद हुआंग जियांग, ये इनके सेंट्रल मिडफील्ड में खेलते हैं, ये भी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अगर आप मिडफील्डर में से किसी की बात कर रहे हो तो। बाकी तो इनके टीम में या फिर इनकी मिडफील्ड में ज़्यादा क्वालिटीज़ हैगा नहीं। दूसरी तरफ से अगर बात करी जाए तो आप नोटिस करेंगे कि शैंडोंग लुडेंग का भी अटैक कमाल का रहा था। इनके तीनों जो फॉरवर्ड थे, रॉजर गुएरेश, मोजेस और जियाओ तियानयू शायद इनका नाम है, इन तीनों ने यहाँ पर गोल करा था। इनके टीम में मोजेस जो होते हैं ये थोड़ा सा अटैकिंग मिडफील्डर या फिर सेंट्रल मिडफील्डर में, अगर सेंट्रल मिडफील्डर खेलें तो भी अटैकिंग रोल पे खेलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं, एक लिंकअप के तौर पर ये काम करते हैं मिडफील्ड और अटैक के बीच में। जनरली सेंट्रल फॉरवर्ड के तौर पर वो स्टार्ट नहीं करते हैं, लेकिन अभी ड्रीम 11 इनको फॉरवर्ड में लिस्ट कर दिया है, तो थोड़ा इशू आ सकता है आपको टीम बनाने के वक्त में, क्योंकि पहले मैचेस में ये मिडफील्ड में लिस्टेड हुआ करते थे। दोनों तरफ से ही पॉइंट देने की क्षमता रखते हैं, पासर बहुत ही बढ़िया है, सेट पीस लेते हैं और इस टीम के मतलब हार्ट हैं आप कह सकते हैं, ठीक है। बाकी जो अटैकर्स हैं, चाहे वो रॉजर गुएडेस हो और टैनयू जो यहाँ पर खेल रहे थे, इसके सिवाय भी ग्राजियानो पेले के रूप में एक बहुत ही बढ़िया स्ट्राइकर इनके पास अवेलेबल है। इनके लेकर ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है, इनकी सभी की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। मिडफील्ड में इनके टीम में एक सेट रहता है,
लिू बिन, हाओ जुनमिन और मारुन फेलाइनी। इनमें से हाओ जुनमिन जो हैं ये थोड़ा ज़्यादा डिफेंसिव रोल प्ले करते हैं। बिन ये अटैकिंग रोल पे ज़्यादा खेलते हैं और मैरियन फेलानी बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर हैं। मैरियन फेलानी भी एक और मस्ट हैव प्लेयर हो जाते हैं आपकी टीम में, क्योंकि ये भी दोनों तरफ से ही पॉइंट कलेक्ट करने की क्षमता रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर टीम इनको थोड़ा ज़्यादा अटैकिंग रोल से भी खिलाती है। और हाँ, गोल करने की एबिलिटी भी इनके पास काफ़ी अच्छी है। डिफेंडिंग की बात करी जाए तो बहुत बुरा नहीं है इनका डिफेंस, हालांकि इस मैच में उतना अच्छा नहीं हुआ था। इनके यहाँ पर सेंट्रल डिफेंस में खेलते हैं कदार का दो फ़ायदा आपको मिल जाएगा अगर ये खेलते हैं तो। एक तो पासिंग एबिलिटी इनकी बहुत अच्छी है और दूसरी बात सेट पीसेस में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और जेंग इन दोनों का ही सेम है, लेकिन कदार थोड़े से हाईली रेटेड होते हैं। तो रिपोर्ट की बात करें तो दोनों ही टीमों का डिफेंस खराब था, ये मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों ही टीमों ने सेट पीस से गोल करा, 7 गोल हुए हैं टोटल, तो उनमें से सेट पीस से गोल तो आया ही था। शैनडोंग का बेटर मिडफील्ड था, ओवरऑल बेटर फुटबॉल शैनडोंग ने खेला था, लेकिन डिफेंस में कुछ एरर्स की वजह से जो मौके मिल गए, मतलब ऐसा है कि शैनडोंग लुरेंग अगर समझ लीजिए 3 शॉट ले रही है तो 1 गोल हो रहा है, लेकिन लिफान के अटैकर्स ने 1 ही शॉट लिया, वहाँ से गोल हो गया, क्योंकि उनके गोलकीपर का बहुत ही ख़राब दिन यहाँ पर गया था। इंपॉर्टेंट कुछ प्लेयर्स की बात करें तो हाओ जुनबिन आप देख सकते हैं डिफेंसिव क्वालिटी मेंटेन करते हुए। मोजेस, जैसा मैंने बताया, ये सेंट्रल फॉरवर्ड में लिस्टेड तो थे, लेकिन ये सेंट्रल फॉरवर्ड है नहीं। ये हर तरफ से मतलब एक सेफेस्ट पॉइंट स्कोरर के तौर पर भी इनको कंसिडर कर सकते हैं। अगर ये गोल असिस्ट कुछ नहीं भी करें तब भी मतलब नए पॉइंट सिस्टम में ये आपको 40 के आसपास पॉइंट आराम से कलेक्ट करके दे सकते हैं। उसके बाद वूजू, ये बेंच से आगे कुछ क्लियरेंस उन्होंने करे थे। फेलाइनी के पासेस, उसके बाद हाओ जुनमिन यहाँ पे पासेस भी हैं। और शॉट्स ऑन टारगेट के मामले में मोजेस, देखिए मोजेस यहाँ पर टैकलिंग में भी है, शॉट्स ऑन टारगेट में भी है, और वो भी 4। उसके बाद जियाओ तेनियो, मार्सिनियो, ये कुछ प्लेयर्स, और डैंग जाओफेई जो कि यहाँ पे लिफान के गोलकीपर थे, इन्होंने 7 बार सेव्स यहाँ पर करे थे। अभी रिसेंट कुछ मैचेस की बात करें तो यहाँ पर हेनान जियानिए को उन्होंने हराया था 2-1 गोल से। हेनान जियानिए काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव टीम थी और उनके पास पूंजी के रूप में कुछ भी नहीं था अटैकिंग थर्ड में, लेकिन तो यहाँ पर उनको हराया था। एक पेनल्टी और मिस कर दिया था, नहीं तो स्कोर लाइन और भी अच्छा हो सकता था। तो आप नोटिस करिए इनकी टीम की स्ट्रक्चर। मोजेस को आप देखिए यहाँ पर डिफेंसिव मिडफील्ड में खेल रहे हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा वर्सटाइल फुटबॉलर हैं और टीम के नंबर 10 भी है इसी रीज़न की वजह से। तो इसीलिए कुछ नहीं भी करेंगे ना तब भी आपको 40 पॉइंट कलेक्ट करके दे जाएंगे, ये आप पकड़ कर चल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ हद तक विंग का इस्तेमाल उन्होंने करा था, लेकिन जनरली विंग डिपेंडेंट फुटबॉल ये खेलते नहीं हैं और यहाँ पे कुछ खास बताने के लिए नहीं है। हाओ जुनमिन जो है ये सोलली डिफेंसिवली ही आपको पॉइंट देंगे, थोड़ा बहुत पासिंग के पॉइंट भी दे सकते हैं, लेकिन अटैकिंग थर्ड में ये ज़्यादा चाहते नहीं हैं। तो जो था डिफेंस इनका ख़राब था, डिफेंस इनका हमेशा ही ख़राब रहता है, लेकिन क्योंकि ओपोनेंट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था और स्ट्रॉन्ग होल्डिंग मिडफील्ड मतलब मोजेस और हाओ जुनमिन जो आप देख सकते हैं, इसके वजह से यही इनके साथ होता है। मतलब अगर आप डिफेंस को एक्सपोज कर देते हैं ना तो उनका डिफेंस उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, लेकिन क्योंकि इनका मिडफील्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसलिए डिफेंस बार बार एक्सपोज होता नहीं है, ये एक चीज़ है। हिनान भी यहाँ पर खराबी थी। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करें तो शोंग वेंगजी, वू शिंगजान, इनके यहाँ पर टैकल्स दिख जाएंगे। हाओ जुनबिन आप देख सकते हैं पासेस के मामले में हमेशा ही रहते हैं। उसके बाद लिू यांग और लियोनार्डो पेरेरा जो जनरली उतना ज़्यादा स्टार्ट करते नहीं है, इनके क्रॉसेस वगैरह थे। शेनजेन को यहाँ पर 2-0 से हराया था और दोनों ही गोल जो है शेनजेन के डिफेंस में एयर्स की वजह से आए थे। दोनों टीम जो है ना आज के मैच में जो दोनों ओपोनेंट्स हैं, शैनडोंग लुरेंग क्या है कि सीज़न के शुरुआत में उतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे, उनका अटैक उतना कंसिस्टेंसी नहीं मतलब दिखा पा रहा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते गए इनके अटैक में मतलब पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा हो गए हैं और रिसेंटली कुछ मैचेस में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा गोल्स वगैरह करे हुए हैं। तो ये है, तो ये उसी दौर का मैच है जहाँ पर उस तरह से पेनिट्रेशन पावर उतना ज़्यादा हो नहीं रहा था। अटैकिंग फुटबॉल तो खेल तो रहे थे लेकिन उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं कर पा रहे थे अपने मतलब मैचेस को। तो यहाँ पर शेनजेन को उन्होंने 2-0 से हराया था। इनका जो स्ट्रेंथ है मैं बार बार आपको कह सकता हूँ, इनका स्ट्रेंथ इनका सेंट्रल मिडफील्ड है, ठीक है। मोजेस जो है आप इनको अगर अटैकिंग थर्ड में भी खिलाते हैं तो भी ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी मिडफील्ड में लेते रहते हैं। बाकी फेलाइनी और हाओ जुनमिन के बारे में तो पता ही है। अटैकिंग थर्ड में इनके पास 2-3 बहुत ही बढ़िया स्ट्राइकर्स हैं। ग्रेसियानो पेले सीजन के शुरुआत से स्टार्ट करते हुए आ रहे हैं, लेकिन रॉजर गुएडेश नाम जिनके स्ट्राइकर हैं, इन्होंने ज़्यादा स्टार्ट्स नहीं करे हैं, लेकिन जब भी इनको मौका मिला है इवन बेंच से आकर भी इन्होंने काफ़ी पेनिट्रेशन दिखाया है और काफ़ी इम्पैक्ट लाने की कोशिश करी है। उसके बाद जियाओ तियान्यू शायद या जो भी नाम है उनका, एक और अटैकर हैं, इनको भी ज़्यादा मौके नहीं मिलते थे, लेकिन जहाँ जहाँ पे मौके मिले हैं इन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम करा है और काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव फुटबॉलर ये नजर आते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूरी तरीके से अपना जो स्ट्रेंथ है वो उसके हिसाब से खेला। मिडफील्ड ने कमाल का फुटबॉल खेला, नोटिस करिए फेलाइनी ना कोई गोल ना कोई असिस्ट, लेकिन फिर भी कमाल का फुटबॉल उनका और मैन ऑफ द मैच भी वो हुए थे।
बाकी डिफेंस जो है, अगर मिडफील्ड उनका स्ट्रांग नहीं रहता तो शायद मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स पे एक्सपोज होते, लेकिन यहाँ पर एक्सपोजर आया नहीं। कंप्लीट परफॉर्मेंस अगेंस्ट ए मच वीकर ओपोनेंट, तो यहाँ पे सेंट्रली वो अच्छे थे, सेंट्रली ही इनका सारा काम जो है होता रहता है। डिफेंस ने यहाँ पर ठीक ठाक काम करा अगेंस्ट ए मच वीकर ओपोनेंट। पोजीशन जनरली नहीं रखती है शैंडोंग ड्रिलिंग की टीम, तो वैंग टोंग जो चैकर्स वगैरह हैं, पोजीशन नहीं रखा, लेकिन फिर भी आप मोसेस के परफॉर्मेंसेस देख सकते हैं। पासेस और क्रॉसेस के मामले में हमेशा ही ये अपना काम जो है निभाते रहते हैं। अभी चोंगफिंग की बात करें तो इनका डिफेंस तो और भी ज़्यादा ख़राब है, और इनके लिए सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि इनके मिडफील्ड में उस तरह की क्वालिटी नहीं है जिस तरह की क्वालिटी आपने शैंडोंग की तरफ से देखा, ठीक है। तो इसीलिए शैंडोंग हो सकता है क्लीन शीट अगर भले ही ना रख पाए तो भी ज़्यादा गोल ये कंसीड करते नहीं हैं मेजोरिटी ऑफ द मैचेस में। लेकिन इनका जो डिफेंस है लिफान का, मतलब चोंगफिंग लिफान का, ये थोड़ा ज़्यादा ही एक्सपोज आ जाता है। डिफेंस में क्वालिटी वैसे भी है ही नहीं, और दूसरी बात मिडफील्ड में भी इनके पास क्वालिटी कम है, तो इसीलिए मेजोरिटी ऑफ द मैचेस में मिनिमम एक गोल या उससे ज़्यादा तो ये कंसीड करते ही रहते हैं। इसीलिए मैंने पहले ही बताया कि सीज़न के शुरुआत में ये किसी तरह से कॉन्टेंशन में नहीं थे कि ये मतलब प्ले ऑफ में आ पाएंगे, लेकिन उसके बाद अटैकिंग फुटबॉल के ऊपर डिपेंड करके वो यहाँ तक आ पाए हैं। तो शांघाई शेनहुआ ने यहाँ पर उनको 3-1 से हराया था। शांघाई शेनहुआ के मैचेस भी हम पहले कवर कर चुके हैं, मैंने बताया है कि इनके पास भी बहुत ज़्यादा अटैकर्स कुछ होते नहीं, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा डिफेंसिव खेलते हैं ये। तो उन्होंने यहाँ पर 3 गोल मार दिया था। डिफेंस की जो हालत है वो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, कुछ बताने के लिए है नहीं। एकमात्र गोल बेंच से आके किसी ने करा हुआ था। शांघाई शेनहुआ ने यहाँ पर देखिए 1 प्लेयर उनके डाउन हो चुके थे, सेट पीस से गोल आया, पेनल्टी से गोल किया, लेकिन जैसे भी हो गोल उन्होंने करा और डिफेंस को पूरी तरीके से एक्सपोज करके रख दिया चोंगफिंग की टीम में। तो ऑफुल डिफेंडिंग, उसके बाद यहाँ पे ज़्यादा गोल्स हो गए थे उस साइड में, इसीलिए यहाँ पर कुछ खास था नहीं बताने लायक उनकी तरफ से। डिफेंडिंग आपने जो आखिरी मैंने हेड टू हेड मैच दिखाया था वहाँ पर भी ख़राब था, लेकिन वहाँ पर उन्होंने गोल वापस भी करा था, लेकिन यहाँ पर वो हो नहीं पाया था। शांघाई 1 मैन डाउन भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ हुआ नहीं। विंग का इस्तेमाल कुछ हद तक करते हैं चोंगफिंग लिफान की टीम, और जैसे मैंने आपको हेड टू हेड में बताया कि इन दोनों साइड्स में इनके दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर खेलते हैं। यहाँ पर तो चलिए बहुत सारे फर्स्ट टीम फुटबॉलर्स खेल नहीं रहे थे, तो ये भी एक रीज़न था कि इतना ख़राब रिजल्ट आया। पोजीशन नहीं रखा, दोनों साइड ने लेफ्ट साइड का इस्तेमाल करा, शांघाई ने माफ करना। और ये कुछ प्लेयर्स हैं, इनमें से मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर्स फर्स्ट टीम फुटबॉल के पार्ट नहीं है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनमें से मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर्स नहीं खेलेंगे। अब जियांगसू सुनिंग से यहाँ पर 1-1 की बराबरी करी थी, फिर से वही चीज़। अभी जियांगसू सुनिंग के भी अटैकिंग थर्ड में बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन उनके काम थोड़े से छोटे होते हैं, तो इसीलिए डिफेंस बहुत ख़राब होने के बावजूद भी उन्होंने सिर्फ 1 ही गोल कंसीड किया। आप नोटिस कर सकते हैं अटैकिंग थर्ड में इनके जो एलन कार्डेज हैं, ये इनके मेन नंबर 9 या मेन स्ट्राइकर हैं, मतलब इनके ऊपर डिपेंड करके गोल्स जो है होते हैं। उसके बाद मार्सेलो, यहाँ से फर्नांडिन्हो और यहाँ से मार्सिन्हो, ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं। स्पेशली मैं मार्सेलो और फर्नांडिन्हो का नाम कहना चाहूँगा, क्योंकि ये एक्टिव प्लेयर हैं, मतलब अटैकिंग थर्ड में तो कंट्रीब्यूट करते ही हैं, डिफेंसिवली भी अलर्ट वगैरह रहते हैं, और रहना पड़ता भी है क्योंकि वैसे भी इनकी डिफेंस जो है उतना ज़्यादा क्वालिटी पोजेस करती नहीं है। और यहाँ पे कुछ खास बताने के लिए नहीं है। डिफेंस यहाँ पर फिर से ख़राब था, लेकिन बैड फिनिशिंग फ्रॉम द ओपोनेंट, इसके वजह से कम 1 पॉइंट उनको मिला, नहीं तो वो भी ना मिलता। विंग प्ले एक्टिव था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। इनके जो विंगर्स होते हैं मार्सेलो और फर्नांडिन्हो, ये क्वालिटी तो काफ़ी रखते हैं, लेकिन क्योंकि इनकी डिफेंसिव क्वालिटीज़ भी मेंटेन करनी पड़ती है, तो इसीलिए इनको थोड़ा बहुत इशू हो जाता है अटैकिंग थर्ड में रेगुलरली मतलब कंट्रोल वगैरह करने के लिए। पोजीशन फिर से नहीं रखा। तो और इंपॉर्टेंट कुछ प्लेयर्स की बात करें तो वाई शुआई इनके डिफेंस में जो खेलते हैं, ये काफ़ी मतलब कंसिस्टेंट परफॉर्मर है सेंट्रल डिफेंस में से। अगर बात करेंगे तो क्वालिटी भले ही ना हो, लेकिन डिफेंसिव पैरामीटर्स के कुछ पॉइंट्स ये आपको दे सकते हैं। उसके बाद मार्सेलो के क्रॉसेस और एजियांग, जैसे मैंने बताया, इनके सेंट्रल मिडफील्ड में से अगर आपको किसी को देखना है तो यही इनके सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में से हैं। वैसे स्मॉल लीग में अगर आप ट्राई ना ही करें तो बेहतर। और एलन कार्डेज के शॉट्स ऑन टारगेट। सेट पीस टेकर्स की बात करें तो यहाँ पर ये कुछ नाम हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, जहाँ पर पेनल्टी में पेले, गुएडेश और फेलाइनी में से कोई आते हैं। पेले और गुएडेश ही पहले आएंगे, अगर इन दोनों में से कोई नहीं खेलता है तब फेलाइनी का नंबर आएगा। फ्री किक में भी मोजेस, साथ में गुएडेश और लियोनार्डो। चोंगफिंग के होकर कार्डेश इनके पेनल्टी टेकर हैं, उसको फर्नांडिनो दोनों तरफ से है। और ये जुआंग हुआंग, जैसे मैंने बताया, एक सुआंग या जो भी नाम है इनका। गोल्स के मामले में शैंडोंग लुलिंग की तरफ से ये प्लेयर्स हैं। और गुएडेस याद रखना मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस में स्टार्ट नहीं करे हैं, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा डिफरेंस पे नहीं है जो रेगुलर स्टार्टर हैं ग्रासियानो पेले उनसे। चोंगफिंग के होकर कार्डेज हाईएस्ट गोल स्कोरर है, उसके बाद मार्सेलो। और असिस्ट के मामले में भी आपको कार्डेज के साथ मार्सेलो और सी इनका नाम दिख जाएगा, और मोजेस यहाँ से।
प्लेइंग 11 की बात करें तो दोनों टीमें इस तरह के प्लेइंग 11 के साथ आ सकते हैं। यहाँ पर जियाओ तैनियो खेल सकते हैं या फिर रॉजर गुएडेस में से कोई एक स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर जियाओ तैनियो स्टार्ट करते हैं तो जियाओ तैनियो, अगर रॉजर गुएडेस स्टार्ट करते हैं तो उनको, और अगर दोनों ही स्टार्ट करते हैं तो बड़ी लीग में दोनों को ही ट्राई करना, ठीक है। क्योंकि क्या है, देखिए चोंगफिंग की टीम एक बार के लिए अटैकिंग थर्ड में मिस हो सकती है, क्योंकि सामने वाली टीम की मिडफील्ड काफ़ी अच्छी है, डिफेंस में भी थोड़ा बहुत क्वालिटी तो है, लेकिन चोंगफिंग के डिफेंस से आप ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते। तो इसीलिए कोशिश यही करना कि शैंडोंग लुनिंग की तरफ से मेजोरिटी ऑफ द अटैकिंग प्लेयर्स जो हैं, जो इंपॉर्टेंट पेरिटरी वाले अटैकिंग प्लेयर्स हैं, उनको अपने टीम में रखने का, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि वैसे भी आप देख ही सकते हो कि दोनों ही टीमों के पास बहुत बढ़िया कोई पासर्स नहीं है, एक दो प्लेयर को छोड़कर। तो अटैकिंग प्लेयर्स के अलावा बाकी प्लेयर्स से बहुत ज़्यादा पॉइंट्स की आप उम्मीद नहीं रख सकते। मैं फिर भी दो तीन ऐसे प्लेयर्स के बारे में आपको बता दूंगा जो शायद अटैकिंग रोल पे ना खेलें, शायद गोल असिस्ट ना करें, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स आपको कलेक्ट करके देंगे कॉन्सिस्टेंटली। बाकी उनके अलावा ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ये चाइनीज़ लीग है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से जियाओ तैनियो और रॉजर गुएडेस ये दोनों आपको खेलते हुए दिख जाएंगे। उसके बाद मोजेस, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, और अगर आप चाहें तो स्मॉल लीग में भी तीनों को ही लेकर चल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाएगी अगर आप तीनों को लेकर चलते हैं तो यहाँ पर एलन कार्डेस को मिस करना पड़ेगा, जिसका सजेशन मैं तो नहीं दे रहा। मिडफील्ड में फेलाइनी मस्ट है, हाओ जुनमिन और लियू बिनबिन में से एक को लेना। हाओ जुनमिन कॉन्सिस्टेंट पॉइंट स्कोरर है, ठीक है, इनको डिफेंसिव रोल पे हमेशा ही आना पड़ता है, गुड पासर ऑफ द बॉल है। और लियू बिनबिन अटैकिंग फुटबॉलर है, अगर अटैक में कुछ करें तो करें, नहीं तो कॉन्सिस्टेंट पॉइंट्स की आप उम्मीद नहीं रख सकते। लेकिन हाँ, अगर गोल या असिस्ट कुछ करते हैं, जो कि इनके पास काफ़ी मौके आएंगे भी, तो ऑफकोर्स ये हाउ जुनमिन से ज़्यादा पॉइंट कलेक्ट करके जाएंगे। मिड डिफेंस में बात करी जाए तो कदार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, पासिंग भी इनकी काफ़ी अच्छी होती है और सेट पीस में इंपॉर्टेंस रख सकते हैं। उसके बाद जेंग जेंग और यहाँ से लॉन्ग, ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर आप तीनों डिफेंडर्स के साथ जाना चाहते हैं तो। वैसे ज़्यादा सजेशन तो मैं यही करूँगा कि ज़्यादा डिफेंडर्स दोनों ही टीमों से ना ही ले तो बेहतर। और दूसरी तरफ से अगर आप चोंगफिंग की तरफ से बात करते हैं, एलन कार्डेस इनके मेन अटैकर हैं। स्ट्राइकर्स की अगर हम बात करेंगे तो उसके बाद फर्नांडिन्हो और मार्सेलो, इन दोनों को तो गलती से भी मिस मत कर लेना, ये दोनों तरफ से पॉइंट देने की क्षमता रखते हैं। मिडफील्ड में अगर आपको देखना है किसी को लेना है, बड़ी लीग में हो छोटी लीग में भी अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, तो यहाँ से जियांग आते हैं। इनके डिफेंस में लियू शुआई कॉन्सिस्टेंट पॉइंट स्कोरर है, और यहाँ पे कुछ खास मुझे दिख नहीं रहा है। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो मैंने इस तरह का एक टीम यहाँ पे फॉर्म करा है। देखिए मेरा जो प्रेडिक्शन है इस मैच से वो गोल्स की है। मुझे लगता है दोनों ही टीमों से आपको गोल देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये नॉकआउट मैच है, तो दोनों ही टीमें अपने पूरे स्ट्रेंथ के साथ जाएंगी, और उन दोनों ही टीमों का स्ट्रेंथ जो है वो अटैकिंग थर्ड में है, ना ही डिफेंसिव थर्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे मैच बचा के या बच के खेलने में कोई फ़ायदा है नहीं, आपको पूरी अटैकिंग ही खेलनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप डिफेंसिव खेलते हैं तो क्या पता लास्ट मोमेंट पे आप गोल कंसीड करें, उसके बाद मैच में वापस आने का मौका ही ना मिले। तो इसीलिए मुझे लगता है गोल्स होने चाहिए। और वैसे भी दोनों टीमों के पास तो अटैकिंग थर्ड में काफ़ी प्लेयर्स हैं, डिफेंसिव थर्ड में भले ही इशूज़ वगैरह हों। तो ये मेरे 9 प्लेयर्स की सेट है जो मैं ज़रूर रखना चाहूँगा। डिफेंस में हो सकता है कुछ चेंजेस वगैरह मैं करूँ, वो लाइनअप बनाने के बाद पता चली जाएगा अगर कोई नहीं खेलते हैं तो। नहीं तो ऐसा ही मेरे लिए हो सकता है। 2-2 की मैंने रखी है, ज़्यादा डिफेंडर्स में से मैंने ज़्यादा भरोसा करा नहीं है। मिडफील्ड में मैनुएल फेलाइनी, मार्सेलो, फर्नांडिन्हो ये तीनों ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद मोजेस और रॉजर गुएडेस। तीसरे अटैकर के तौर पर एलन कार्डेस को बहुत लोग लेने वाले हैं और कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएंगे, लेकिन 10.5 क्रेडिट है इनका, ये याद रखना। तो अगर आप चाहें तो इनको ले सकते हैं, इससे 1.5 क्रेडिट कम में आपको मिल जाएंगे जियाओ तैनियो। काफ़ी इफेक्टिव प्लेयर हैं, जितने मौके इनको मिले हैं इन्होंने प्रभावित करा हुआ है, और एग्रेसिव फुटबॉलर हैं, बॉक्स के आसपास घूमते हुए रहते हैं, और जब भी लॉन्ग बॉल वगैरह या काउंटर अटैक वगैरह होते रहते हैं इस टीम में, तो ये हो जाते हैं मेन, मतलब सेंटर में, मेन टारगेट में जब ये स्टार्ट वगैरह करते हैं। तो अगर नहीं करते हैं स्टार्ट तो अलग बात है। तो इन दोनों में से आप किसी को लीजिएगा। अगर आप एलन कार्डेस को लेते हैं तो आपके पास 8.5 क्रेडिट बचेगा। 8.5 क्रेडिट में आप यहाँ से हुआंग को ही मैनेज कर पाएंगे, चोंगफिंग की तरफ से जो मिडफील्डर हैं, या फिर हाओ जुनमिन, इन दोनों में से आप किसी को मैनेज कर पाएंगे। तो इन दोनों में से लेगा, मेरा वोट थोड़ा ज़्यादा हाओ जुनमिन के साथ होगा। और अगर यहाँ पर अगर एलन कार्डेस की जगह पर आप तैनियो को लेते हैं तब तो आपके पास 10 क्रेडिट बच जाएंगे, तब आप किसी को भी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से लियू बिन जो अटैकिंग थर्ड में होंगे, और हाउ जुनमिन डिफेंसिव थर्ड में, यह बता दिया है। इसके सिवा यहाँ पर मैंने गोलकीपर में लिया है इरजाटी को, ये 8 क्रेडिट में मुझे मिले हैं। जाओ फेई भी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर जाओ फेई स्टार्ट करते हैं तो 0.5 क्रेडिट ज़्यादा लेंगे, तो 9.5 क्रेडिट आपके पास रहेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे तैनियो को ले लेते हैं तो आपको कोई क्रेडिट का इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे एलन कार्डेस को ले लेते हैं तो आपके पास बचेगा सिर्फ 8 क्रेडिट, तब आपको कहीं से कुछ ना कुछ मैनेज तो करना पड़ेगा।
तियान यू एक और अच्छे मिडफील्डर हैं, मतलब इनको भी ज़्यादा मौके नहीं मिले हैं, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छे बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर नजर आए हैं मुझे। बीच में कुछ कुछ मैचों में इन्होंने गोल्स भी करे हैं, डिफेंसिव क्वालिटी अच्छी है, अटैकिंग थर्ड में भी कम से कम एक आध शॉट्स ऑन टारगेट तो आप इसे उम्मीद रख ही सकते हैं। और अगर ये खेलते हैं और अगर आपको 8 क्रेडिट में कोई डिसेंट ऑप्शन चाहिए ना, तो आप तियानियो को यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं शैनडाउन हुलिंग की तरफ से। तो मेरा टीम कुछ इस तरह से दिख जाएगा अगर मैं सारे मेन अटैकर्स को ले लूँ और एक सही टीम फॉर्मेशन में बनाना चाहूँ। क्रेडिट मैनेज करना है तो एलन कार्डेज को ड्रॉप कर सकते हो और त्यान यू को लेके यहाँ पर कोई डिसेंट ऑप्शन ले सकते हो। त्यान यू ये जो है मिडफील्डर, ये भी मेरे लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं शायद ये अच्छा कोई काम पे नहीं आएगा, या फिर इससे ही बड़ी बात कि चाइनीज़ लीग में आपको पता ही होगा कि कभी भी कोई भी प्लेयर रिप्लेस्ड हो सकता है, तो वो भी इसके ऊपर आ सकता है, उसके चांसेस भी इसके ऊपर हैं, तो आप जियाओ त्यानियो को ले सकते हो। बाकी के जो सेट है मैंने 8 प्लेयर्स के आपको बता दिए, उनके ऊपर मैं छेड़खानी नहीं करना चाहूँगा। बाकी अगर लाइनअप अनाउंस होने के बाद कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज वगैरह होता है तो उस हिसाब से हम हमारी डेमो टीम जो है वो बनाएंगे और वो टेलीग्राम चैनल पर शेयर होगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे सब कुछ लास्ट मोमेंट पे अपडेट वगैरह हम वहाँ पर शेयर करते रहते हैं और सब कुछ फ्री में ही है, आप आराम से वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।